एवरीवन, मैं हूं अमित विशाल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिससे काफ़ी सवाल हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं 9, 10, 8 के लेवल पे हो या फिर ग्रेजुएशन के या फिर इंटर बेसिस पे हो। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सेल्स के बारे में। सेल्स यानी कि कोशिकाएं। तो सामान्यतः सेल को समझने के लिए आप ये समझिए कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी जिंदा जीव के शारीरिक बनावट और शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य ये कोशिकाएं करती हैं। तो बिना देरी किए हम सीधे वैसे प्रश्नों को डील करेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्हीं से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। इस सेशन को पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ सेल? कोशिका क्या है? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्मॉलेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लार्जेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ। होप सो आप आंसर को पिक कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर जो है वो है स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई भी है और बेस भी है। यही शरीर को तैयार करता है। किसी भी जिंदा जीव की शारीरिक बनावट को बनाने का कार्य यही करता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जो हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी क्या है? चारों ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली, बी स्टडी ऑफ कैंसरस सेल, सी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और डी स्टडी ऑफ मेटाफेज ऑफ ए सेल। चारों ऑप्शन को बारी बारी से समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेल जो डिवाइड करते हैं उसी की स्टडी सेल बायोलॉजी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो कैंसरस सेल, जो कैंसर में बदल जाते हैं ऐसे सेल, उनकी स्टडी जो है वो सेल बायोलॉजी है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सेल की बनावट और सेल का फंक्शन यानी कार्य, इसकी स्टडी जो है वो सेल बायोलॉजी है। और चौथा है स्टडी ऑफ मेटाफेज ऑफ ए सेल। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो क्रोमोजोम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं उस फेज को मेटाफेज कहते हैं, उसकी स्टडी सेल बायोलॉजी है। करेक्ट आंसर जो होगा एक्चुअली में स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि सेल बायोलॉजी में पूरे सेल स्ट्रक्चर, सेल की बनावट, सेल के कार्य, सबकी पढ़ाई जो है वो सेल बायोलॉजी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरेक्ट विथ अदर सेल्स? यानी एक सेल दूसरे सेल से सूचना का आदान प्रदान कैसे करता है, यानी उन दोनों के बीच कोई ना कोई पुल का, कोई ना कोई बिचौलिए का वर्क करता है। आपको चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है और करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहला जो ऑप्शन है सेल ट्यूब्यूल्स, दूसरा सेल जंक्शन, तीसरा सेल एडहेशन और चौथा सेल डिटेक्टर्स। देखिए यहां नाम में ही छुपा हुआ है आंसर। जंक्शन उसी को तो कहते हैं। जंक्शन का मतलब ही होता है जो ब्रिज की तरह वर्क करे, यानी एक सेल को दूसरे सेल से अगर कम्युनिकेट करना है तो वो सेल जंक्शन का इस्तेमाल करता है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा बी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ ए सेल? बहुतेरे बार यह सवाल आया है, यानी कि सेल के किस ऑर्गेनेली को, ये देखिए ये सारे सेल ऑर्गेनेली यानी सेल के अंदर के ऑर्गन्स दिए गए हैं आपके ऑप्शन में। याद रखिएगा सेल के अंदर के ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। अब ये 4 सेल के ऑर्गन्स दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी एपैरेटस भी कहते हैं, लाइजोसोम्स और न्यूक्लाई। पूछ रहा है किसको पावर हाउस कहते हैं? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं सेल का? क्योंकि यहीं पर पावर जनरेशन होता है, एनर्जी सेल की यहीं तैयार होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नाउ टाइम टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ ए सेल? देखिए जैसे ये प्रश्न था वैसे ये प्रश्न बहुत तेरे बार आता है। देखिए इन चारों सेल के ऑर्गेनेलीज में से किसको सुसाइडल बैग कहा जाता है? अब सुसाइडल बैग का मतलब क्या हो गया? ऐसा बस्ता जो कि आत्मघाती हो। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स और न्यूक्लाई में से राइट आंसर होगा लाइजोसोम्स। देखिए लाइजोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम फॉर्म में। लेकिन कई बार क्या करते हैं, ये सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं या सेल को कंज्यूम कर जाते हैं या सेल को ब्लास्ट कर देते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइजोसोम्स सुसाइडल बैग। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ढोना, मॉडिफाइंग, बदलना, एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स। यानी कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली प्रोटीन्स को और लिपिड्स मतलब आप फैट समझिए, वसा समझिए, फैट समझिए, ठीक है ना। तो लिपिड्स, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड्स को इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली जो है वो ढोता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डीएनए। देखिए राइट आंसर होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। याद रखिए कई जगह गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी एपैरेटस भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं फिर से बता दूं कि लिपिड्स फैट्स को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन ए सेल वॉल? तो देखिए सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी सेल का जो सबसे बाहर की परत है, मेम्ब्रेन है, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं, लेकिन ये प्लांट सेल में होते हैं, राइट। प्लांट सेल को नेचर ने ये एक्स्ट्रा एक समझ लीजिए कि एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया हुआ है, लेकिन प्लांट सेल के अलावा भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल पाया जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन किस में नहीं पाया जाता है? याद रखिए सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में इसका मतलब पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है और फंजाई में भी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देते हुए सीधे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी का नाम याद रखना है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन है जियोर्ज एमिल पेलेडे। जियोर्ज एमिल पेलेडे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली? इनमें से किस सेल ऑर्गेनेली में डीएनए होता है? ऑप्शन है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। हमेशा याद रखिएगा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में होता है। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? इनमें से किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? मतलब न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट रहता है। ध्यान दीजिए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बोथ ऑफ द अबव और नन। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बोथ ऑफ द अबव, नन। तो देखिए इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में तो होता ही है, तो फिर इन दोनों ऑप्शंस का कोई काम नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डजंट हैव ए सेल? अब इन ऑर्गेनिज्म में किसमें सेल ही नहीं होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगेई। देखिए वायरस जो हैं वो सेल नहीं है, हमेशा याद रखिए। वायरस ये तो सारे यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन वायरस जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल नहीं होता है। वो एक खास तरह कोई डीएनए या आरएनए नामक या किसी प्रोटीन के मेम्ब्रेन बाउंड से वो बना होता है वायरस, इसलिए वायरस में सेल नहीं होता है। क्लियर? नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 12, आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली? किस सेल ऑर्गेनेली में आरएनए होता है? डीएनए याद रखिए न्यूक्लियस में होता है, तो आरएनए कहाँ होता है? तो आर फॉर आरएनए, आर फॉर राइबोसोम। एकदम क्लियर है, आपको याद करना, आर फॉर आरएनए, आर फॉर राइबोसोम। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ए सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यानी आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनेली को बताना है जो कि एनिमल सेल में तो होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। तो देखिए सेंट्रोजोम इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। सेंट्रोजोम ये एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन? मस्तिष्क में कौन सा सेल पाया जाता है? याद रखिएगा मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है। क्लियर? मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है, न्यूरॉन को ही नर्व सेल्स भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली? सबसे पहले समझिए सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस क्या है? बनावट का एक क्रम है। इस क्रम में क्या होता है? अमीनो एसिड जो है एक चेन के रूप में, पॉलीमर के रूप में जुड़ते हैं, उसी को प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल वॉल में नहीं होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं
होता है तो कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। द राइबोसोम इज द राइट आंसर। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द इंटेस्टिनल लाइनिंग? इंटेस्टाइन की लाइनिंग में ये सेल पाए जाते हैं। कौन से ये सेल है? ये याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स, न्यूरॉन्स, इपिथेलियल सेल्स, हेपेटोसाइट्स। देखिए इपिथेलियल यानी इपिथेलियल सेल्स जो हैं, जब भी आपको इंटेस्टाइन की बात आएगी आप इपिथेलियल सेल्स याद रखेंगे। तो इपिथेलियल सेल्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स? आप जानते हैं न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स जो ब्रेन में होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के किस हिस्से से जाता है? ऑप्शन पे देखिए, माइलिन शीथ, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन। याद रखिएगा डेंड्राइट, यानी कि न्यूरॉन का काम है मैसेज का आदान प्रदान बॉडी के अंदर, और वो ब्रेन में पाए जाते हैं और एक दूसरे से वो कनेक्ट करते हैं। उनके बॉडी में ही एक डेंड्राइट स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू। तो राइट आंसर क्या है? डेंड्राइट। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट इन द बॉडी? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो कौन से सेल्स हैं जो इंसुलिन को रिलीज करते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज होता है, तो याद रखिएगा पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स। ऑप्शन बी, पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इज द राइट आंसर, यानी पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स ही इंसुलिन रिलीज करते हैं ब्लड में, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ये कहां होते हैं? पैनक्रियाज में होते हैं। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट लैक द एबिलिटी टू डिवाइड? एबिलिटी टू डिवाइड यानी कि हमारे बॉडी में कई ऐसे सेल्स हैं जो जैसे जैसे हमारा बॉडी, हमारा एज बढ़ता है तो वो अब डिवाइड नहीं होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, ऐसे स्टेज में चले जाते हैं कि अब वो डिवाइड नहीं है, सेल डिवीजन उनमें नहीं होगा। लेकिन इस ऑप्शन में एक ऐसा सेल्स है जो सेल डिवीजन की अपनी खासियत को नहीं खोता है। तो देखिए मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स और नर्व सेल्स। याद रखिएगा मसल सेल्स जो हैं वो नहीं, सॉरी, स्किन सेल्स जो हैं, स्किन सेल्स याद रखिएगा, स्किन सेल्स जो हैं वो डिवाइड होने की अपनी क्षमता को नहीं खोते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स एक स्टेज पे जाने के बाद से डिवाइड नहीं होते हैं, वो अपनी एबिलिटी सेल डिवीजन की खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेल वाज गिवन बाय, यानी कि सेल जो शब्द है वो किसने दिया? तो जिसने खोजा उसी ने दिया, और वो थे रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। इन्होंने ही खोजा था, और इन्होंने जिस सेल को खोजा था बार्क ऑफ ट्री पे, पेड़ की छाल में, वो एक्चुअली डेड सेल था। ये भी याद रखिएगा, कई बार 2 क्वेश्चन आ जाता है कि डेड सेल को किसने इन्वेंट किया और लिविंग सेल को किसने इन्वेंट किया। लिविंग सेल वाला सवाल सेशन में आगे है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। अब देखिए वैक्यूल क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है। इस सेल ऑर्गेनेली के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल के चारों तरफ होता है, किससे बना होता है? किससे? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च। लिपिड से फैट समझिएगा, क्लियर? लिपिड मींस फैट्स। प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च। राइट आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और उसी से ये बना होता है। कौन? प्लांट सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है, क्लियर? याद रखिएगा। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कर रहा है? द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल के बाहर की परत है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन इसके अंदर जा सकता है और आ सकता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर डिफ्यूजन है तो क्लियर डिफ्यूजन पे टिक कर दीजिए आप, लेकिन अगर डिफ्यूजन के टाइप को पूछ रहा है तब कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर सारे डिफ्यूजन के ही टाइप हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, रैंडम डिफ्यूजन। याद रखिएगा इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन से तो जाता है लेकिन कौन से?
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। जितने भी प्रश्न मैं आपसे करा रहा हूं कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू डील विद दिस सेक्टर ऑफ सेल्स, तो सेल से पूछा गया कोई भी सवाल बच के नहीं जाएगा। आप इस सेक्टर को डील कीजिए, सेल की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ए सेल विदाउट ए सेल वॉल इज टर्म्ड एज। एक ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? टोनो, प्रोटो, सिंप, एपो। देखिए प्रोटोप्लास्ट राइट आंसर है, प्रोटोप्लास्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 25 द किचन ऑफ द सेल। बार बार ये सवाल आता है, सेल के किचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स। याद रखिएगा प्लास्टिड्स। और एक चीज और बताते हैं, कई जगह ऑप्शंस में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिड का ही टाइप है। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, उसी का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है देन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट, बट द मेन थिंग इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल plastids. Now time for question number 26. क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। देखिए क्लोरोप्लास्ट आ गया, मैंने क्लियर कर दिया है क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड ही है। क्लोरोप्लास्ट इनमें से किस में मिलेगा? प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में, दोनों में, या किसी में नहीं? देखिए केवल प्लांट सेल्स और अलगेई में ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं मिलता, यानी आप कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स अगर एनिमल सेल्स में होते हैं तो जानवर भी, मनुष्य भी रंग बिरंगे होते हैं, हम लोग रंग बिरंगे होते हैं, ऐसा हो जाता है। इसलिए प्लास्टिड्स जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 27। द सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स, यानी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपना शेप बदल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकंड WBC जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, थर्ड बोथ ऑफ दीज, और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए अमीबा क्या है? सिंगल सेलर है लेकिन अपना शेप बदल सकता है, और हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो अपना शेप बदल सकते हैं, यानी दोनों आंसर सही है, इसलिए वी हैव टू टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 28। हेंस एग इज ए। बार बार पूछा जाता है मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का जो अंडा है क्या टिश्यू है, क्या ऑर्गन है, क्या ऑर्गन सिस्टम है कि सेल है? याद रखिए अंडे जो हैं सेल ही होते हैं, तो मुर्गी का अंडा को आप सेल ही बोलेंगे। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 29। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। तो देखिए सेल की थ्योरी बनी, यानी पहले सेल डिस्कवर हुआ और फिर सेल पर एक थ्योरी बनी। तो वो सेल थ्योरी किसने दिया था? वाटसन क्रिक, रॉबर्ट हुक, स्वान स्लेडन, डार्विन वेलेस। देखिए 2 S याद रखिएगा, S एंड S। ये थ्योरी ये बताती थी कि जो नए सेल हैं पुराने सेल से ही पैदा होते हैं, यही थ्योरी थी। तो जो सेल थ्योरी थी वो डबल S ने दिया था, स्वान और स्लेडन। याद रखिएगा, एकदम आसान रहेगा, डबल S। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 30। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ सेल्स। देखिए इसी को तो सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके फंक्शन को पढ़ना सेल बायोलॉजी है। अब देखिए इसमें केवल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है, फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा सवाल आपके पास आ जाए तो साइटोलॉजी याद रखिएगा कि सेल की बनावट, ठीक है ना, सेल का बनावट, उसका आकार, किन चीजों से मिलकर बना है, आकार क्या है, इन सब बारों में जो स्टडी की जाती है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। और 2 वर्ड याद रखिएगा, सेल बायोलॉजी अगर ऑप्शन में है सेल बायोलॉजी टिक करिएगा, नहीं है तो फिर आप यू गो विथ साइटोलॉजी। ओके, नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 31। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831? तो देखिए लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है, सॉरी डेड सेल्स रॉबर्ट हुक ने खोजा था, लिविंग सेल्स लियोन हुक ने खोजा था। अब बारी है कि न्यूक्लियस किसने खोजा था? तो न्यूक्लियस के लिए ऑप्शन देख लीजिए, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रुडोल्फ विर्को है, टी स्वान है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। फिर से बता दे रहा हूं, डेड सेल खोजा यानी पहला सेल खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने। फिर लियोन विक ने लिविंग सेल खोज दिया, फिर इन्होंने न्यूक्लियस खोज दिया रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 32। द एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस। याद रखिएगा साइटोप्लाज्म। अब किसी भी सेल को 3 प्रोमिनेंट भाग में बांट देते हैं हम लोग। एक सेल 3 प्रोमिनेंट भाग में डिवाइड हो सकता है। पहला प्रोमिनेंट है उसका न्यूक्लियस,
दूसरा है जो उसका सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले इलाकों में जो फ्लूइड जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अदर सेल रिलीज रहती हैं। तो देखिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ जोड़िएगा तब एक वर्ड निकल के आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या निकल के आता है? प्रोटोप्लाज्म। और ये पूछ रहा है कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। 4 मुख्य एलिमेंट याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बी ऑप्शन एकदम सही है। आप याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 3 राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। ऑप्शंस पे देखिए, ऑप्शन ए डीएनए आरएनए, ऑप्शन बी आरएनए प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए प्रोटीन और ऑप्शन डी आरएनए एंड अमीनो एसिड्स। तो हमेशा याद रखेंगे राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। आरएनए एंड प्रोटीन कंपोज राइबोसोम्स। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 34, विच इज द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल। देखिए लॉन्गेस्ट बॉडी सेल की बात हो रही है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स, वो लॉन्गेस्ट बॉडी सेल्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है, कई बार लार्जेस्ट बॉडी सेल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे लार्जेस्ट बॉडी सेल फीमेल ओवम होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। लॉन्गेस्ट पूछे तो फिर आपको न्यूरॉन्स हैं, और लार्जेस्ट पूछे तो फीमेल ओवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है? याद रखेंगे लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स एंड प्रोटीन यानी सिंपल याद रखिए फैट्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। काफी बार पूछा जाता है फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखिए डीएनए एक तरह का एसिड है। अब इसके नाम से ही याद रखिए, इसके नाम से याद रखिए। पहले ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है डीऑक्सी राइबी न्यूट्रल एसिड। देखिए न्यूट्रल एसिड नहीं है, एन फॉर न्यूक्लिक है, एन फॉर न्यूक्लिक। डीएनए जो है न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लिक इसका नाम दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है डेल्टा। डेल्टा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड तो ठीक है लेकिन डेल्टा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी फॉर डीऑक्सी राइबी, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको याद रखना होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। टाइम टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37वां प्रश्न जो हमारा है, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। क्रोमोसोम्स की कुल संख्या पूछा जा रहा है। याद रखेंगे 46 होते हैं, लेकिन पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े यानी कि 46। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इन 23 पेयर्स में यानी 23 जोड़े में 22 पेयर्स बिल्कुल सेम होते हैं। महिला और पुरुष के जो ये क्रोमोसोम के पेयर हैं ये 22 जोड़े बिल्कुल सेम होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। केवल एक जो सेक्स क्रोमोसोम है वही अलग होता है, वही अलग होता है यानी XX और XY। तो आप याद रखेंगे कितने टोटल क्रोमोसोम्स हैं। टोटल क्रोमोसोम्स ऑप्शन सी 46। अगर पेयर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा, लेकिन चूंकि यहाँ टोटल पूछा है इसलिए पेयर की बात नहीं है, याद रखेंगे 46। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 38। पिगमेंट्स कंटेनिंग बॉडीज दैट आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली आपसे पूछ रहा है जिसके अंदर पिगमेंट हो। याद रखेंगे पिगमेंट जो होते हैं वो प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। प्लास्टिड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। और इनमें जो पिगमेंट्स जो तत्व होता है उसी के चलते प्लांट्स को कलर मिलता हो, यानी ग्रीन कलर मिलता है, या दूसरे कलर के भी जो आप प्लांट्स देखते हैं वो डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिड्स के। अब कलर के बेसिस पे प्लास्टिड्स को 3 भाग में बांटा जा सकता है। 3 जो मुख्य भाग हैं प्लास्टिड्स के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, याद रखेंगे। और इसका बंटवारा किया जाता है कलर के आधार पर। यही कारण है कि कुछ पौधे आपको अलग कलर के, कुछ लाल कलर की पत्तियों वाले भी आपको दिख जाते हैं और कुछ हरा कलर से अलग कलर के। अब देखिए ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट था लेकिन ऑप्शन में प्लास्टिड भी था, तो मेन जो आपको मेन टिक करना था, हम लोग को प्लास्टिड ही, यही सेल ऑर्गेनेली टिक करना था, क्योंकि अगर हमने क्लोरोप्लास्ट टिक करता और प्लास्टिड ऑप्शन में है तो वो गलत हो जाता है। दैट्स वाई प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स होते हैं और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड वाले सेल ऑर्गेनेलीज हैं। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 39।
फूड सब्सटेंसेज आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन, यानी कि आपको बताना है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेली के बारे में जिसके पास एंजाइम होता है और वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जटिल खाद्य पदार्थ को पचाने के काम में आता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 जो है एक क्रोमोसोम के बारे में पूछ रहा है। एक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड, यानी अभी हम लोग बात किए थे कि मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, महिला पुरुष को मिला के 23 जोड़े होते हैं। तो एक क्रोमोसोम आखिर किस चीज से बना होता है? एक ऑप्शन तो दे दिया कि डीएनए से बना होता है, और डीएनए के साथ साथ क्या होता है जो उस क्रोमोसोम को बनाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी डीएनए और प्रोटीन मिलकर एक क्रोमोसोम का निर्माण करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 41। द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली, यानी यहाँ पूछ रहा है कि मानव शरीर के अंदर कितने तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। 300 टाइप्स, 250, 200 टाइप्स, 210 टाइप्स। याद रखिएगा लगभग 200 तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। द पॉइंट वेयर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। देखिए एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस जगह पर एक दूसरे से जुड़ती हैं उस जगह के लिए एक स्पेशल नाम है, वही नाम आपसे पूछ रहा है। सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। तो इस प्लेस को आप बोलेंगे सेंट्रोजोम। इस प्लेस को क्या बोलेंगे? सेंट्रोजोम। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। व्हीकल्स, अनुवांशिकता का वाहन किसे बोल सकते हैं? ऑप्शन है डीएनए, जीन, क्रोमोजोम, न्यूक्लियस। क्रोमोजोम इज द राइट आंसर। आपको एक वाकया याद आ गया, ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप जब बायो पढ़ाते हो या आपके पढ़ाने का जो टेक्निक है उस समय आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको हमेशा मुस्कुराते हुए आप रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं रहती है, पढ़ाते समय इतनी पॉजिटिव माइंड कैसे लेके आते हैं? तो मैं उनसे बार बार कहता हूं कि देखो ये भी एक कला है कि कैसे आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ा सकते हैं। मैंने एक वाकया जो मुझे याद है, मैंने एक शेर सुनाया था उन लोगों को कि आज फिर आईना रिश्वत लेता पकड़ा गया, आज फिर आईना रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा मुस्कुराता हुआ पकड़ा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी डिवाइड बाय माइटोसिस एक्सेप्ट डैश सेल्स। देखिए हमारे बॉडी के सेल्स माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड नहीं होते हैं। कौन से वो सेल्स हैं? तो देखिए फर्स्ट है स्पर्म्स, दूसरा है एग, तीसरा है न्यूरॉन और तीसरा है ए एंड बी। तो आपको बता दें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनको आप सेक्स सेल्स भी बोलते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं माइटोसिस प्रोसेस से। तो इसमें 2 रिप्रोडक्टिव सेल्स आपको दिख रहे हैं, पहला है स्पर्म और दूसरा एग। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। डी बिकम्स द राइट आंसर। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग cell organelle stores energy in the form of ATP molecules and is also responsible for सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि ऐसा सेल ऑर्गेनेली पूछ रहा है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और सेलुलर रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो एनर्जी सेल निकालता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। 4 ऑप्शन है, हमेशा याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर होगा। यही जो है सेल का वो हिस्सा है जो एनर्जी निकालता है और एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी को स्टोर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। काफी आसान सवाल है लेकिन कई बार कंफ्यूजन पैदा कर, हमेशा याद रखिएगा ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं।
ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली आर एबल टू मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब इसमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाने में सक्षम है? सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ दिस। देखिए ये ग्रीन कलर प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। हरे कलर के प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। पहले हम बताए थे 3 तरह के होते हैं। और ये क्या कर सकता है, ये ग्रीन कलर प्लास्टिड जो है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये सन्स एनर्जी को कैच करके फूड बना सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोजोम। फंक्शनल यूनिट यानी जो कार्य करे, हमेशा याद रखिएगा, फंक्शनल यूनिट यानी कि जो कार्य करे, यानी क्रोमोजोम का कार्य करने वाली इकाई क्या है? राइट आंसर होगा जीन। जीन इज द राइट आंसर। मैंने इस सेशन में बोला था आपको 50 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं आपके सोचने के लिए। पहला 49 नंबर क्वेश्चन जो आप समझिए कि एक तरह से आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्यों है। और जो 50 नंबर आखिरी सवाल है वो मैं कह रहा हूं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्यों नहीं होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद।